हेलो स्टूडेंट, मैं जय प्रजापति आज आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि अम्ल किन्हें कहते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्षारक किन्हें कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे लवण किन्हें कहते हैं। और जब इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठिएगा। होगा क्या, कुछ रिएक्शन भी करवाएंगे इसमें कि जब अम्ल होते हैं वो क्षार से कैसे रिएक्शन करते हैं, या जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं, अधातुओं से किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और साथ ही साथ में इसमें हम पीएच के बारे में भी देखेंगे कि पीएच क्या होता है। पीएच से पहले हम सूचक के बारे में देखेंगे, सूचक क्या होते हैं, अम्ल सार सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं और कृत्रिम सूचक क्या होते हैं। इतना हम इस लेक्चर में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्राचीन अवधारणा की बात की जाती है। मतलब एनिशियंट जो टाइम होता था, एनिशियंट टाइम में जो अम्ल होते थे या जो क्षार होते थे, इनकी पहचान कैसे की जाती थी। तो सर्वप्रथम मत अक्सर देखने को ये मिलता है कि जो अम्ल होते थे उनको उनके स्वाद के आधार पर, जैसे कोई अम्ल है, सपोज जैसे आप देखिएगा यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आपको दिख रहा होगा, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, क्या दिख रहा है आपको, नींबू। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका स्वाद कैसा होता था, तो आप कहेंगे सर इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा। तो कोई पदार्थ है और जिसको चखा और चखने के बाद हमें क्या पता चला, इसका जो स्वाद है वो कैसा है, खट्टा। तो जब स्वाद खट्टा हो गया तो इनको हम कहने लगे अम्ल। ध्यान सुनिएगा, प्राचीन काल में जब चीज़ों की जानकारी हमें होना ही स्टार्ट हो रही थी तो हमें पता चला कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं या जो स्वाद में खट्टा होता है वो क्या कहलाता है, आपका अम्ल कहलाता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि चलो भैया ये जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लेकिन आपके पास सपोज HCl है या H2SO4 है। जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज ले ली है, आप देख रहे हैं H2SO4 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, H2SO4 है। अगर इसके बारे में बात करें तो आप कहेंगे सर अगर H2SO4 को हम अपनी स्किन पे डालते हैं तो ये तो होते हैं, जला देंगे हमारी स्किन को, अर्थात ये तो संक्षारक होते हैं सर। फिर इनको क्या हम चख के देखेंगे खट्टे हैं कि नहीं है। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब इन चीज़ों की खोज हो रही थी तो ये जो प्राचीन अवधारणा उसको बंद किया गया और कहा गया कि अब इनको चख के नहीं देखना है। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम चख के देख सकते हैं जो खाने योग्य हैं, लेकिन जो खाने योग्य नहीं है उनको हमें चख के नहीं देखना है। जब चख के नहीं देखना है तो इनके लिए पैमाने आए और पैमानों के माध्यम से हमने ज्ञात किया कि इन्हें अम्ल कहेंगे या इन्हें क्षार करेंगे। तो धीमे धीमे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्राचीन काल में जो अम्ल की अवधारणा थी वो क्या दी गई कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और जब खट्टे तो होते हैं, फिर पता चला कि जो अम्ल हैं, अम्ल में ही काहे का गुण देखने को मिला, संक्षारक का। संक्षारक का मतलब होता है जो चीज़ों को क्या कर दे, नष्ट कर दे, उनका क्षय कर दे। अब जब ये चीज़ों को ही क्षय कर दे रहे थे, संक्षारक का गुण इनमें पाया जा रहा था, तो बात समझ में आई कि इनको चक्कर नहीं देखना है। अब ये किन किन को, तो अक्सर आपने देखा हो मूवीज़ में क्या होता है कि जो त्वचा रहती है, त्वचा पे एसिड फेंक देते कि नहीं फेंक देते, तो वही ये एसिड है। तो ये क्या करता है, जो त्वचा रहती है, त्वचा, और साथ ही साथ में एक मैं एक्सपेरिमेंटल वीडियो डालूंगा जिसमें आप देखेंगे कि ये कागज को, कागज हो गया, त्वचा हो गया, कपड़ा हो गया, इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, जलाकर नष्ट कर देगा। अब जब इन चीज़ों को जलाकर नष्ट कर देगा, जो चीज़ में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाएगी उसे क्या कह सकते हैं कि संक्षारण का गुण पाया जा रहा है भैया इसमें। अब जब ये संक्षारक के गुण इनमें पाए जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, तो क्या यह प्रबल संक्षारक होते हैं कि दुर्बल संक्षारक होते हैं। तो जब इन चीज़ों को ये जलाकर नष्ट कर रहे हैं तो हमें कहना है कि ये जो हैं ये कौन से संक्षारक हैं, प्रबल संक्षारक हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात ये आती है प्रबल संक्षारक है और इनके कौन कौन से सामान्य गुण हैं। तो सामान्य गुणों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि जो अम्ल रहते हैं, कौन रहते हैं, अम्ल, ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को, कौन से लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को काहे में कन्वर्ट कर देते हैं, लाल में। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास जो लिटमस पेपर है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर आपके पास तो दोनों लिटमस पेपर हैं, एक नीला भी है और दूसरा क्या है, लाल भी है। तो देखिए, एक मैंने नीला लिटमस पेपर लिया है और दूसरा हमने कौन सा लिया है, लाल लिया है। अब जब नीला है और लाल है तो भैया पता कैसे चलेगा, तो नीला जो लिटमस पेपर है अगर लाल हो रहा है, अगर नीला लिटमस पेपर कैसा हो रहा है, लाल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन बोले तो अम्लीय विलयन है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इनको मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जो लिटमस पेपर है इनका रंग कैसे होता है। वास्तविकता में क्या इतने ही नीले होते हैं? इतने ही नीले नहीं होते हैं। दिखाऊंगा मैं आपको, लेके आऊंगा तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी थ्योरी वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल के लिए मैं अलग से वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अम्ल वे पदार्थ हैं, ध्यान सुनिएगा, अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को क्या कर रहे हैं, लाल कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो अम्ल होते हैं, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जो अम्ल होते हैं क्या इनको अगर हम घोलने का प्रयास करते हैं, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, घोलने का। काहे में घोलने का प्रयास कर रहे हैं? जलीय विलयन में। अगर इनको हम जो घोलने का प्रयास कर रहे हैं, कौन से विलयन में, जलीय विलयन में, तो क्या भैया ये घुल जाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर घुल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे हमारे पास नींबू है, क्या है, नींबू। अगर ये जो नींबू है, इस नींबू को हम जल में घोलते हैं तो क्या घुलता नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सर घुल जाता है। तो जब ये घुल जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो जलीय विलयन होते हैं, जलीय विलयन में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन इसकी जगह पर अगर आप H2SO4 को घोलने का प्रयास करेंगे, घुल तो ये भी जाएगा, लेकिन होता क्या है, ये घुलने के बाद ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। घुलने के बाद ये क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो अम्ल रहते हैं, अम्लों के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्षारकों की सामान्य गुण की। तो ध्यान से सुनिएगा, जिस तरीके से हमने बात की कि ये जो प्राचीन काल में इनका स्वाद कैसा होता था, खट्टा। अगर यहीं पे हम कहें कि जो क्षारक होते हैं इनका स्वाद कैसा होता था, तो आप कहेंगे इनका जो स्वाद होता था वो कैसा होता था, कसैला। अर्थात हम कह सकते हैं कि भैया कड़वा भी होता था इनका स्वाद। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है? अब कसैले के साथ साथ अब इसको पता कैसे चले कि ये कसैला स्वाद क्या होता है? तो आपने सोप देखा होगा, साबुन, जिससे हम वॉशिंग सोप भी बोल सकते हैं। तो ये जो वॉशिंग सोप है, आपको क्या करना है, इसको कट के थोड़ा सा टेस्ट करके देखना है, और जैसे ही आप टेस्ट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कसैला या जो कड़वा लग रहा है वही मैं यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये जो स्वाद में कैसे होते थे, कसैले। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक लिया है, देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH। जब ये बात है तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये क्या कर रहे थे, प्रबल संचारक तो हो रहे थे, लेकिन क्या जो क्षारक रहेंगे ये प्रबल संचारक होंगे? तो आप कहेंगे नहीं, ये प्रबल संचारक नहीं होते। ये संचारक तो होते हैं, लेकिन अम्लों की तुलना में दुर्बल। अम्लों की तुलना में ये कैसे होते हैं, दुर्बल संचारक होते हैं। आप कहेंगे जी सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, दुर्बल संचारक होते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर ये क्या कर रहे थे, ये कागज, त्वचा, कपड़ा आदि को जला के नष्ट कर रहे थे। तो आपको भी पता, अगर आप वॉशिंग सोप की जगह जो कपड़े धुलने वाला साबुन आता है उसको हम यूज कर लें तो क्या होता है, हल्की सी स्किन फटने लगती है। तो मतलब क्या है, वो नष्ट ही तो कर रहा है, जलाने का प्रयास तो नहीं कर रहा, लेकिन उसको काटने का तो प्रयास कर रहा है। तो ये भी क्या है, संचारक है, लेकिन उतना संचारक नहीं है जितना क्या है, अपना एसिड है। अब ये क्या कर रहे थे, जो क्षारक की अगर हम बात करें तो पहले अम्ल की बात कर ले रहे। तो अम्ल क्या कर रहे थे, नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे रहे थे, लाल। अगर आपको यहाँ गौर से देखने के लिए कह दिया जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पे देखने पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा एक सेकंड, ये जो है ये क्या कर रहे थे कि ब्लू लिटमस पेपर को ये क्या कर रहे थे, रेड। अब लेकिन यहाँ पे जो रेड लिटमस पेपर है उसको क्या कर रहे हैं, ब्लू। मतलब अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, और उसकी जगह पे अगर हम कहें क्षारक क्या करते हैं, तो आप कहोगे लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? मतलब रेड को ये क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाए, क्या ये वाटर सॉल्युबल होते हैं? मतलब पानी में अगर इनको घोलने का प्रयास किया जाएगा तो ये घुल जाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल, साबुन को हम घोल के देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो ये भी क्या होते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन अगर इनकी जगह पे निरमा को घोला जाए तो आप देखेंगे हल्की सी क्या करते हैं, ऊष्मा। एसिड तो ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर इनकी तुलना की जाए तो ये हल्की सी क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इस कारण हम ये भी कह सकते हैं कि भैया क्षारक तो हैं, साथ ही साथ जल में घुलनशील है, लेकिन जल में घुलनशील होने के साथ साथ ये ऊष्मा को क्या कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे ही आपको ये समझ में आता है कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, लेकिन प्राचीन अवधारणा के आधार पर। कौन सी अवधारणा, प्राचीन। लेकिन अब हमें जो अवधारणा पढ़नी है वो कौन सी अवधारणा पढ़ना है, आर्हीनियस की। तो सुनिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बताइएगा। अगर आर्हीनियस की अवधारणा की हम बात करें तो जो आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया, अम्ल क्षारक के बारे में बताया, और इन्होंने सर्वप्रथम अवधारणा दी थी। इसके बाद ब्रॉन्स्टन लोरी भी आएंगे, फिर लुईस भी आएंगे, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हाई स्कूल के पर्पज से सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्स्टन लोरी हमें बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन पढ़ने हैं, आर्हीनियस। बात क्लियर है कि ना? तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, आर्हीनियस पढ़ना है। और जैसे ही हम आर्हीनियस को पढ़ जाते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं अम्ल को। तो हमें क्या करना है, एक टैंक लेना है,
या फिर एक पात्र ले लीजिए जिसमें हमें क्या घोलना है, जल। क्या घोलना है, जल। और जैसे ही हम जल घोलते हैं, जल घोलने के बाद हमें कुछ ऐसे पदार्थ लेने हैं जिनको हमें जलीय विलयन है। अब देखिए, अगर कोई पदार्थ है उसको हम जल में घोल रहे हैं तो वो कौन सा विलयन बनाएगा, जलीय विलयन। कौन सा विलयन बनाएगा, जलीय। तो भाई यहाँ पे हमने जो लिया है वो कौन सा विलयन हो जाएगा, जलीय विलयन। और यहाँ पे हमने किसको ले लिया, HCl को। तो जैसे ही आप HCl नामक पदार्थ को जल में घोलने का प्रयास करते हैं तो ये हमें क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे और Cl नेगेटिव आयन देंगे। ध्यान सुनिए, आर्हीनियस ने क्या कहा, आर्हीनियस ने क्या कहा, बे पदार्थ। कौन से पदार्थ, बे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर, मैं क्या कह रहा हूं, बे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं, अर्थात हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, बे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर, क्या कह रहा हूं मैं, बे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर कौन से आयन देते हैं, तो आप कह देंगे सर जी हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन से आयन, हाइड्रोजन आयन। अगर ये हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अम्ल है। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि एग्जाम्पल के फॉर्म में बताइए सर, तो देख लेते हैं। सबसे पहले HCl जो था तो HCl को ही देख ले रहे हैं। तो ये किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो H2SO4, इसको ब्रेक कीजिए। तो आप कैसे ब्रेक करेंगे, H पॉजिटिव और साथ में SO4 पर 2 नेगेटिव। तो कितना हो रहा है, देखिए H पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसकी जगह पे एक और ले लीजिए, तो आप कहेंगे सर नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, तो HNO3। अगर इसको ब्रेक करने का प्रयास करें तो H पर एक पॉजिटिव और NO3 पर एक नेगेटिव। अगर आपसे कह दूं कि एसिडिक एसिड ले लीजिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि जो एसिडिक एसिड है वो ले लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे सर, कि लिखेंगे CH3COOH। और जैसे ही आप इसको लेते तो क्या बन जाता है, CH3COO पे एक नेगेटिव और H पर एक पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे कैसा और कितना लेना है। तो हमने ये एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब जैसे ही एग्जाम्पल को लेते हैं तो समझते हैं कि भाई यहाँ पे H पॉजिटिव निकल किस तरीके से रहा है। तो हमारे पास क्या था, HCl। हमने जैसे इसको घोला तो हमें क्या मिला, H पॉजिटिव। और यही तो डेफिनेशन में कहा गया है, बे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर H पॉजिटिव या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल। और कौन से अम्ल, आर्हीनियस अम्ल कहलाते हैं। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। जैसे H2SO4 को ले लें तब भी आप देखेंगे क्या आएगा, 2H पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद अगर हमें देखने का प्रयास करना है तो वो है क्षारक, या जिनको हम क्या कह रहे हैं, क्षार, बेस। तो अगर बेस कहा जाए तो किन्हें कहेंगे बेस, तो क्या कहेंगे, सेम डिट्टो आपको वही कॉन्सेप्ट अपनाना है। यहाँ पे जैसे हमने क्या लिया है, एक जल से भरा हुआ पात्र लिया है जिसको हम क्या कह सकते हैं, जलीय विलयन कह देंगे। ठीक है भैया, जलीय विलयन ले लिया। देखिए जल जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल सर लग तो रहा है। अब जब ये लग रहा है तो इसको हमें क्या करना है, इसमें घोलने का प्रयास करना है। किसको घोलना है, तो आप कहेंगे सर किसी पदार्थ को। बिल्कुल भाई। और कोई पदार्थ जैसे ही हम इसमें घोलते हैं तो ये क्या कर देता है, H पॉजिटिव देगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, फिर क्या देगा, तो आप कहेंगे सर जी इसके लिए एक अलग से सब्सटेंस निकल के आता है जो होता है OH नेगेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है कि नहीं है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो आपने पहले डेफिनेशन यूज की थी वही डिट्टो सेम डेफिनेशन हमें यूज करना है। बस H पॉजिटिव आयन की जगह हमें क्या बोलना है, OH नेगेटिव आयन। जहां हम हाइड्रोजन आयन कह रहे थे वहां की जगह हमें क्या कह देना है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या कहेंगे, बे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर, क्या कहेंगे, बे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक। क्लियर है कि नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं, बे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर बात कर ली जाए तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या ले लिया है, NaOH, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको ब्रेक करना है तो आप किस तरीके से ब्रेक करेंगे, आप कहेंगे सर Na पे एक पॉजिटिव रहता है
और OH पे क्या रहता है, एक नेगेटिव। और अब क्या सर इतने ही होते हैं, आप कहेंगे नहीं भाई, तो CaOH का क्या ले लीजिए, होल ट्वाइज लीजिए। और ये काहे में ब्रेक होगा, Ca पर 2 पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव और कितने 2 OH पे। अगर कहें क्या और, तो आप कहेंगे बिल्कुल KOH को लिखिए, तो K पर एक पॉजिटिव और OH पर एक नेगेटिव। या फिर और भी आप लेना चाहते तो बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन इतने से आपको समझ में आ जाएगा। तो समझिएगा, जैसे हमने NaOH लिया है तो वही है कंडीशन के बेपदार्थ ने जलीय विलयन में घोला और कौन से आयन दिए गए, हाइड्रोक्साइड आयन दिए गए, आपके क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। आप कहेंगे जी सर, बिल्कुल बात क्लियर हो गई। इसको देखिए, इसमें भी कौन सा आयन आ रहा है, OH नेगेटिव, और इसमें भी कौन सा आयन आ रहा है, OH नेगेटिव। तो क्या कह रहे हैं, बेपदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम? तो जब आपको क्षारक समझ में आ गया है, अम्ल समझ में आ गया है, तो अब ये आता है कि प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं, दुर्बल अम्ल किन्हें कहते हैं, या प्रबल क्षारक किन्हें कहते हैं, या दुर्बल क्षारक किन्हें कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं, एक्चुअल में है क्या, थोड़ी सी लाइटिंग होने की वजह से बाहर कीड़े आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन कुछ चलेगा इतना तो बात कर रहे हैं हम प्रबल क्षारक की और प्रबल क्षारक की हमने यहाँ बात की है, और यहाँ हम बात करेंगे प्रबल अम्ल की। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और यहां आपसे कहा जाए तो आप क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। बिल्कुल भैया, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लड़ाई थोड़ी करनी है भाई। अब जब लड़ाई नहीं करनी है तो फिर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, कोई अपने पास जलीय विलयन था और जलीय विलयन में जैसे ही हमने घोले तो ये क्या हो जाए, पूर्णता, या ऐसे लिख सकते हैं कि पूर्णता इसमें क्या हो जाए, वियोजित हो जाए। मतलब क्या है, जैसे HCl है हमारे पास, और HCl को जैसे ही हमने जल में घोला तो पूरे के पूरे जितने उसमें H पॉजिटिव हैं, HCl है, वो ब्रेक हो जाए और Cl नेगेटिव ब्रेक हो जाए। तो जो पूर्ण रूप से ब्रेक हो जाते हैं या पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। आप कहोगे सर अगर आपने ये बता दी तो मैं ये बता दूंगा, कैसे? तो वही जो आपने कहा है उसकी जगह आपने जहाँ क्षार कहा, सॉरी जहाँ आपने अम्ल कहा है, हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, क्षार। तो किसे कहेंगे, प्रबल क्षारक। तो कहेंगे बेपदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, पूर्णतः OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। अब बात आएगी कि दुर्बल क्षारक किन्हें कहते हैं, तो आप कहोगे सर जी जो पूर्णतः नहीं घुल पाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक। या यहाँ पे बात कर लें कि प्रबल अम्ल है तो दुर्बल अम्ल किन्हें कहेंगे, तो वही सेम कंडीशन, बेपदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब बात की जाए कि भैया इनके एग्जाम्पल की तो और चर्चा हो जाए। जब इनकी एग्जाम्पल की चर्चा होगी तो प्रबल में कौन आ जाएगा, आपका HCl आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, H2SO4। अगर दुर्बल की बात की जाए, दुर्बल में कौन आएगा, तो हम लिख देंगे सबसे बढ़िया दुर्बल CH3COOH, और ये हमारा कौन सा एसिड है, वीक एसिड है, या जिसको हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल है। आप कहेंगे जी सर। अब बात की जाए कि प्रबल की, तो प्रबल में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या जाता है, NaOH, या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, KOH। अगर इसी की जगह हमसे कह दिया जाए कि ये तो प्रबल हो गए, तो फिर ये दुर्बल क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी जो दुर्बल हैं वो क्या होंगे, आप कहेंगे MgOH का होल ट्वाइज या CaOH का होल ट्वाइज। ये कैसे हो जाएंगे, दुर्बल क्षारक। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रबल क्षारक किन्हें कहते हैं, दुर्बल क्षारक किन्हें कहते हैं, प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं, दुर्बल अम्ल किन्हें कहते हैं। जैसे ही आपकी इतनी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो अब हमें पढ़ने का प्रयास करना है इनसे होने वाली रिएक्शन, अर्थात जब धातुएं इनसे रिएक्शन करती हैं तो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो एक एक करके करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अम्ल से करते हैं। तो अम्ल अपने पास क्या है, HCl, और डाइल्यूट लेना है तो डाइल्यूट ले लीजिए। डाइल्यूट समझिए जैसे हमारे पास है HCl, तो HCl यहाँ पे भी हमने HCl ले लिया। अब रिएक्शन किससे करवानी है, तो आप कह देंगे सर जी हमें Na से रिएक्शन करानी है, बिल्कुल करवा देंगे। आप कह सकते हैं कि सर हमें जो रिएक्शन करानी है वो Mg से रिएक्शन करानी है, बिल्कुल करवा देंगे भैया रिएक्शन।
आप कहेंगे नहीं सर, मेरे को तो एल से रिएक्शन करानी है। तो भैया आप एल से रिएक्शन कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो सबसे पहले अगर इसकी रिएक्शन कराएं तो Na पे हमें पता है एक पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव वाला किससे रिएक्शन करता है? नेगेटिव वाले से। और ये क्या बना लेंगे? NaCl। और साथ ही साथ में आपको पता है H पॉजिटिव अकेला रह नहीं पाता, जिसके कारण ये कौन सी गैस निकाल देंगे बाहर? H2 गैस बाहर निकाल देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी। फिर कहा जाए कि बताइए MgHCl की रिएक्शन करेंगे तो कैसे होगी? तो आप कह देंगे सर जी ये बना लेंगे MgCl2। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पता चला कि वाइटनेस ज़्यादा होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो MgCl2 और बचा कौन? H। तो H को कैसे लिख देंगे? अभी तो बताया था क्या ना सर, H2 के फॉर्म में। अब AlCl3 की करेंगे, मतलब Al की HCl से करेंगे तो क्या बनेगा? तो आप कह देंगे सर AlCl3। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है? H2 गैस बाहर निकलती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब धातुएं रहती हैं तो धातुओं की अगर हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो किस तरीके से कराते हैं। अगर इन्हीं की हम, ध्यान से सुनिएगा, अपने पास क्या है? आयरन। क्या है? आयरन। या फिर आयरन की ना लेके इन्हीं की किसी में से ले लें, आयरन की भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, FeCl2 बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। अब जैसे कहा जाए कि Mg है और Mg से आपको जो रिएक्शन करानी है वो कैसे करवानी है? HNO3 से। तो आप क्या कहेंगे? MgNO3 का होल ट्वाइज। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी सर जी? तो आप कहेंगे H2। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो जैसे ही आप इस तरीके की रिएक्शन करना सीख जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रिएक्शन एक्चुअल में होती है वो किस तरीके से होती है। क्लियर है कि नहीं है? अब दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द केस में जो रिएक्शन हो जाती है वो आयंस के बेसिस पे हो जाती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनको आपको लर्न करना होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ तो अम्लों की देख लीजिए, अब क्षारकों की देखते हैं। और सबसे पहले जो हम क्षारक लेने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसको लेंगे? सोडियम की हम रिएक्शन कराएंगे। आप कहोगे सर किससे? तो बताइए सर आप किससे करवाना चाहते हैं? तो आप कह देंगे सर जी ध्यान से सुनिए, या फिर ऐसा सोडियम की ना करवा के आप किससे करवाए? जिंक से करवा ले रहे हैं रिएक्शन, जिंक की। और रिएक्शन काहे से करवा ले रहे हैं? सोडियम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं यहाँ पे किसको ले रहा हूँ? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और जैसे ही हम जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, ध्यान सुनिए, जिंक की अभिक्रिया कैसे करवाएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2ZnO2। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है? Na2ZnO2, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। अब बात ये आती है कि सर इसके अलावा भी कोई एक आध टफ रिएक्शन? आप कहेंगे बिल्कुल, एल्यूमिनियम की रिएक्शन। काहे की रिएक्शन? एल्यूमिनियम की रिएक्शन। किससे करवानी है? तो आप कहेंगे सर अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन इसी से हो, समझिए, करने का प्रयास कीजिएगा। अरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन एल्यूमिनियम की हो और किससे हो, देखिए सुनने का प्रयास कीजिए, NaOH से ही हो, लेकिन काहे की उपस्थिति में हो जाए? जल की उपस्थिति में। तो यहाँ क्या बनता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और जिसको बोलते हैं NaLO2, जिसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो ध्यान समझिएगा, जैसे ही हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन NaOH के साथ H2O की प्रेजेंटेशन में करवाते हैं जलीय विलय में, तो क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? NaAlO2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी जो रिएक्शन है बड़ी सिंपल सी है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि HCl की रिएक्शन है और किससे करवा दीजिए? NaOH से करवा दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो हम करवा देंगे अम्ल की क्षार से। किस तरीके से आप करवाएंगे? तो आप कहेंगे सर जी Na जो रहता है वो Cl से रिएक्शन करता है और HOH से। तो क्या है यहाँ क्या बन जाएगा? NaCl। और साथ में कौन सी गैस बाहर हो जाएगी? गैस ना कह के बोलेंगे क्या बाहर हो जाएगा? तो H2O। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अम्लों की हमने रिएक्शन देख ली और क्षारों की रिएक्शन देख ली। अब इसके बाद जो हमें देखने का प्रयास करना है, ध्यान से सुनिएगा, अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि सूचक किन्हें कहते हैं। और इनके मैंने डायग्राम पहले से ही बना के रखे हैं, या फिर कह सकते हैं कि पहले से लेके रखे हैं, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो समझिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सूचक की। जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इंडिकेटर। सूचक जो है जिनको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर तो आपसे अगर पूछा जाए बताइए इंडिकेटर किन्हें कहते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें तो पता है इंडिकेटर।
जो हमें इंडिकेट करते हैं। क्या करने का प्रयास करते हैं? इंडिकेट करने का प्रयास करते हैं। आपसे पूछा जाए कि भैया इंडिकेटर कहाँ यूज होते हैं, तो आप कहेंगे सर हमारी गाड़ियों में यूज होते हैं। वो भाई अलग इंडिकेटर है और यहाँ पे जो हमारे पास इंडिकेटर है वो अलग है। अब किस तरीके से अलग है, कैसे अलग है, ये समझना है हमें। तो अगर कहा जाए कि जो इंडिकेटर के रूप में हमें यहाँ पे यूज करना है वो ऐसे इंडिकेटर है जो हमें अम्ल की और क्षार की क्या कराएंगे, पहचान कराएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जो आप लोगों को पता है इंडिकेटर वो कौन है, गाड़ियों में जो यूज होते हैं इंडिकेटर, जो आपको डायरेक्शन का ज्ञान कराते हैं कि लेफ्ट आपको जाना है तो आप लेफ्ट का इंडिकेटर दे देते हैं, राइट जाना है तो कहाँ का इंडिकेटर दे देते हैं, राइट का इंडिकेटर दे देते हैं। अब लेकिन कुछ लोग अलग करते हैं, वो अलग ही बात है। तो भैया जब हमने सूचक की बात करी, इंडिकेटर की बात करी, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिकेटर कहते कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की पहचान करते हैं। क्या कहेंगे? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की पहचान करते हैं। किस तरीके से पहचान करते हैं? तो जो अम्ल रहेगा, अम्ल को भी क्या करेंगे, अलग रंग देने का प्रयास करेंगे, और क्षारक में क्या करेंगे, अलग रंग देने का प्रयास। कोई एक ही सब्सटेंस रहेगा जो अम्लीय माध्यम में अलग रंग देगा और क्षारीय माध्यम में अलग रंग दे देगा। जब ये अम्लीय माध्यम में अलग रंग देगा, क्षारीय माध्यम में अलग रंग देगा, तो भैया ये हमें पहचान कराने का प्रयास करेंगे कि भैया हम क्या हैं, इंडिकेटर हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? तो समझते इंडिकेटर, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह देंगे सर ये 2 प्रकार के। एक होते हैं प्राकृतिक, एक जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक, और जो दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं, कृत्रिम। एक होते हैं प्राकृतिक जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल, और जो दूसरे हैं वो कैसे हैं, आर्टिफिशियल, या जिसको बोल सकते हैं मैन मेड। तो जो आर्टिफिशियल है, अब प्राकृतिक नाम से ही समझ में आ रहा है, जो प्रकृति में पाए जाएंगे, जो प्रकृति में पाए जाएंगे उन्हीं को तो हम कैसे सूचक कहेंगे, प्राकृतिक सूचक। और कृत्रिम की बात कहें तो जो मनुष्य बनाता है तो उनको हम क्या कह देंगे, कृत्रिम सूचक। तो देखते हैं, अगर सबसे पहले प्राकृतिक सूचक की बात की जाए तो आपने इस चीज को तो देखा ही होगा। बताइए, इसको आपने देखा है कि नहीं देखा है? तो आप कहेंगे जी सर हमने तो इसको बहुत बार देखा है। नाम क्या है इनका? तो आप कहेंगे सर जी इनका नाम है हल्दी। क्लियर है कि ना? अब हल्दी है तो ये सूचक का कार्य कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा है। अक्सर वाइट कलर के, जब हम पार्टी वियर में जिनको हम बोलते हैं, ऐसा कह लीजिए कि अक्सर हम लोग वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं पार्टी वियर के फॉर्म में, जब हम कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं। तो अगर धोखे से हल्का सा भी खाना यहाँ पे गिर जाता है, यहाँ पे गिर जाता है, कहीं भी गिर जाता है, तो येलो कलर का दाग आता है। अब इस दाग को दूर करने के लिए अक्सर क्या किया जाता है, रेनाला का यूज किया जाता है, जो ब्लीचिंग पाउडर जिसका उपयोग रंग उड़ाने में किया जाता है। लेकिन कभी कभी ध्यान ना देने पर मम्मियाँ या जो बहनें रहती हैं वो क्या कर देती हैं, या खुद के माध्यम से साबुन लग जाता है, जो सोप जिसको हम कह रहे हैं। तो जैसे ही ये साबुन के कांटेक्ट में आता है तो ये भैया अपना रंग चेंज करता है, और रंग चेंज करने के बाद ये कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? लाल भूरे रंग का। अब जब ये लाल भूरे रंग का हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, तो क्या होगा? तो आप कह देंगे सर जी ये इसका कलर चेंज हो रहा है। और जो कलर चेंज होते हैं, और किस में कलर चेंज हो रहा है? साबुन। साबुन क्या है? क्षार। अब जब ये क्षार के साथ कलर चेंज कर रहा है तो ये क्या है? सूचक है। ये हमेशा इंडिकेट कर रहा है कि भैया हमने क्षार मिला दिया है। बात क्लियर है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई है। तो एक ही हो गया, क्या इसके अलावा और कुछ नहीं होता? आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। तो कौन होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब इसकी जगह पे हम दूसरा यूज करते हैं, कौन सा, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसको हटा दिया जाए और इसकी जगह पे इन भाई साहब को लाया जाए, आप इनसे परिचित हैं? आप कहेंगे नहीं सर, पहली बार देख रहे हैं। तो ये है भैया लाल पत्ता गोभी। ये क्या है? लाल पत्ता गोभी, जिनका नाम यहाँ पे हमने बड़े काले अक्षरों में लिख दिया है, रेड कैबेज। देखिए, रेड कैबेज इंडिकेटर। अब लाल से तो समझ में ही आ रहा है कि ये लाल रंग के होते हैं। आप कहोगे सर यहाँ तो ये बैगनी रंग दिखा रहा है, तो हाँ बिल्कुल भाई बैगनी कह लीजिए, लेकिन जब अंदर से काटने का प्रयास करेंगे तो ये कौन सा रंग देगा? नीला। मतलब उदासीन अवस्था में अगर इसको देखा जाए तो ये नीला देता है। अब ये है क्या?
तो प्राकृतिक सूचक है, और रेड कैबिज है जिसको लाल पत्ता गोभी कहेंगे। अब पता कैसे चलेगा अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम? तो देखिए लिखा भी है इनने एसिड और बेसिक। जब बेसिक सॉल्यूशन रहता है तो ये क्या हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, और जब एसिड सॉल्यूशन होता है या एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। जब ये भैया रेड हो रहे हैं तो हमें इंडिकेट कर रहे हैं, ग्रीन हो रहे हैं तो इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया हम एसिड के साथ अलग रंग देते हैं और बेस के साथ हम अलग रंग देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब इतनी चीज़ें समझ में आ जाती तो इसके बाद आता है आपका लिटमस पेपर। तो जो लिटमस पेपर है वो भी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि जो नीला होता है वो लाल में कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, और जो बेस रहेगा वो लाल जो रहेगा वो कैसा हो जाएगा, नीला, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो आई होप आपको वहां पे समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही इन चीज़ों को आप देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं तो आप कहोगे कि जी सर यहाँ पे जो हमारी चीज़ें हैं वो क्या आ चुकी हैं, हमें समझ में आ चुकी हैं। और जैसे ही आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो अब हमें देखना है, जब आपको प्राकृतिक तो समझ में आ गया, अब जब आपको प्राकृतिक समझ में आ गया तो अब हमें किसको देखना है, तो आप कहेंगे सर जी अब तो हमें देखना है कृत्रिम। और कृत्रिम के तौर पर हमारे पास जो है वो कौन कौन से हैं और इनका हमें क्या क्या उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम इन भाई साहब को बुलाते हैं, इनका नाम आपको जूम करने के बाद समझ में आएगा, मेथिल ऑरेंज है। ये क्या है, मेथिल ऑरेंज। तो आपको दिख भी रहे होंगे, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हमें दिख रहे हैं ये। अब बात ये की जाए कि ये मेथिल ऑरेंज हैं और इनके एक और भाई साहब को बुला लिया जाए, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल। तो अगर इनको बुला लिया जाए तो ये हैं क्या, ये हैं डॉन। आप कहेंगे कौन, मैं हूँ डॉन। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ आप हैं डॉन। तो देखिए इन भाई साहब का नाम आपको दिख रहा होगा और ये क्या दिख रहा है, फिनोल्फ्थेलिन, या जिसको फिनोल्फ्थेलिन भी बोल सकते हैं। तो ये मेथिल ऑरेंज हैं और दूसरे क्या है, फिनोल्फ्थेलिन। अगर मेथिल ऑरेंज को देखा जाए तो उदासीन अवस्था में जो पदार्थ आपको जैसा दिख रहा है अभी उसकी उदासीन अवस्था है, लेकिन जैसे ही हम एसिडिक मीडियम में देखेंगे तो अलग दिखेगा और बेसिक मीडियम में देखेंगे तो अलग दिखेगा। तो जैसे ही हम मेथिल ऑरेंज को देखते हैं तो ये इसका कौन सा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उदासीन अवस्था है। अगर आपसे कहा जाए कि ये अम्लीय जो माध्यम होता है उसमें क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर जी अम्लीय जो माध्यम रहता है ये अम्लीय माध्यम में क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। अभी तो ये ऑरेंज क्या है, ऑरेंज। जैसे ही अम्लीय माध्यम में जाने का प्रयास करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रेड। फिर बात ये आती है कि क्षारीय माध्यम में कैसे हो जाते हैं, तो आप कहेंगे सर ये क्षारीय माध्यम में, कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम। मैंने कौन से पेन से लिखा, आप कहोगे सर येलो। तो भैया जैसे जब हम क्षारीय माध्यम में प्रयास करेंगे तो ये कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला। अम्लीय माध्यम में ये कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और उदासीन माध्यम में ये कैसा रहता है, ऑरेंज रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कृत्रिम है, कृत्रिम सूचक जो है उनमें एक कौन होता है, मेथिल ऑरेंज, या जिसको मिथाइल ऑरेंज भी कहते हैं, और दूसरा कौन आते हैं, फिनोल्फ्थेलिन। तो फिनोल्फ्थेलिन को अगर आप देखो तो सर आपके मन में यही आएगा, सर ये तो कलरलेस है, सर ये तो क्या है, कलरलेस है। अगर भैया जब ये कलरलेस है तो कौन सी अवस्था है, तो आप कहेंगे सर ये इसकी उदासीन अवस्था है। बिल्कुल भैया बात मान गए। अगर लेकिन अम्लीय माध्यम की बात करें तब ये कैसा रहता है, तो आप कहेंगे सर जी वाइट से लिख दूं, लेकिन दिखा ही नहीं देगा। तो जो अम्लीय माध्यम की अगर हम बात करेंगे तो अम्लीय माध्यम में ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है कलरलेस। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर जी, जब ये उदासीन में भी कलरलेस है, अम्लीय माध्यम में भी कलरलेस है, तो क्या इसका कभी कलर चेंज नहीं होता? तो मैं कहूँगा बिल्कुल होता है। और कब होता है, तो जब कब हो की बात आप करेंगे तो आपको कुछ मैं दिखाना चाहूँगा। ये आपको कैसा दिख रहा है, आप कहेंगे सर ये तो बैगनी सा दिख रहा है, लेकिन इसको पिंक मान लीजिए। क्या मान लीजिए, पिंक। तो भाई जब फिनोल्फ्थेलिन के सॉल्यूशन को हम क्षारीय माध्यम में लाते हैं, कौन से माध्यम में लाते हैं, क्षारीय माध्यम में लाते हैं, तो ये कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिंक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अम्लीय माध्यम में ये कैसा व्यवहार करते हैं और जो क्षारीय माध्यम रहता है उसमें ये कैसा व्यवहार करते हैं। इतनी बात क्लियर है कि ना है। अब जैसे ही आप अम्लीय और क्षारीय माध्यम की जानकारी को समझ जाते हैं तो इसके बाद जो हमें समझना है वो समझना है पीएच। मतलब पीएच किसे कहते हैं, पीएच स्केल क्या होती है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, अगर आपको कहा जाए कि आपको कुछ दिख रहा है तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है और साफ साफ दिख रहा है। तो अगर ये चीज़ें आपको दिख रही हैं तो बस फिर आपको पीएच भी दिख रहा होगा। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हमें दिख रहा है। अब पीएच होता क्या है,
ये किसकी जानकारी देने आया है, किस तरीके से आया। तो पीएच की अगर बात करें तो ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम के बारे में ये बताता है कि भैया ये कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। पीएच बेसिकली एक स्केल होता है। क्या होता है? पीएच बेसिकली एक स्केल होता है जिसमें आप देख रहे होंगे कि पी है और दूसरा टर्म क्या है? एच। जहाँ जो पी रहता है वो जो किसको डिनोट करेगा? तो आप कहेंगे सर पावर को। और एच किसको डिनोट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को। अब जो हाइड्रोजन आयन की जब ये कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है तो हमें ये समझ में आ गया पीएच क्या है। पी मतलब पावर और किसकी? हाइड्रोजन की। तो पीएच अगर कहा जाए तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ, अगर पीओएच लिख दिया जाता तो पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन हो जाता है। इसको बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सोरेनसन। जिनको बताने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? सोरेनसन। अब सोरेनसन ने क्या बताया कि भैया ये एसिडिक मीडियम में अलग कलर देंगे, बेसिक मीडियम में अलग कलर देंगे, न्यूट्रल होंगे तो अलग नेचर अपनाएंगे। अलग अलग चीज़ों के माध्यम से देखो जैसे आपको दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन मन में ये आता है कि डेफिनेशन पूछ लेगा तब हम क्या बताएंगे, तो बढ़िया सी इन्होंने डेफिनेशन भी दी है। देखते हैं इन्होंने क्या बताया कि जो पीएच है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव। पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग एच पॉजिटिव। आपसे कहा जाए कि बताइए इसकी डेफिनेशन, तो आप कहेंगे कि सर जी जो एच पॉजिटिव है वो क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जो एच पॉजिटिव वो है वो क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अगर दूसरी बात कहें कि लॉग है तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको कहते हैं लघु गुणक। और जो माइनस है ये क्या होता है? तो आप कह देंगे सर ये जो माइनस का चिन्ह है इसको बोलते हैं हिंदी में ऋणात्मक तो अगर आपसे कह दीजिए अब बताइए पीएच की डेफिनेशन, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल अब तो कोई भी बता लेगा। क्या? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीएच। आप कहेंगे बहुत बढ़िया, ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। अब जो वैज्ञानिक सोरेनसन थे इन्होंने कोई चीज़ ना निकाल के इन्होंने एक स्केल बना दी। क्या बना दी? स्केल। और जिसको 14 खानों में डिवाइड किया। देख रहे होंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये जो 14 खाने बताए ये अलग अलग चीज़ों को डिनोट कर रहे थे। कैसे? जैसे कि आपसे कहा जाए कि यहाँ पे देखिए एक लिखा है ये है न्यूट्रल, और न्यूट्रल का पता कब चलेगा? जब ये क्या होंगे? 7। अगर पीएच वैल्यू आपने निकाली और पीएच वैल्यू कितनी निकल के आती है? 7 निकल के आती, तो आप कह सकते हैं न्यूट्रल है, अर्थात ये क्या है? उदासीन। अगर आपसे कहा जाए कि एसिड पता कैसे चलेगा? तो आप कहेंगे जैसे ही ये 7 से कम आने का प्रयास करता है तो ये क्या है? एसिडिक है। क्या है? एसिडिक, मतलब ये अम्लीय है। क्या है? अम्लीय। ठीक है भैया। अब 7 से ऊपर जाने का प्रयास करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? क्षारीय। अब बात ये आती है कि मन में तो एक हमारे क्वेश्चन आ रहा है कि अगर सर कोई पीएच है और उसका मान 2 है और अगर कोई पीएच है जिसका मान 5 है तो इसमें ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो आप कहेंगे सर 5 बड़ा होता। ना 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 ना, जैसे ही आप 7 से नीचे की तरफ आते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? बढ़ती है, अर्थात इसकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। आप कहोगे सॉरी सर यहाँ तो आप अम्लीय बता रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? जब आप 7 से 1 की तरफ जाते हैं तो इनकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, लेकिन जब 7 से 8 9 10 11 की तरफ जाते हैं तो इनकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। मतलब जो क्षारीय प्रकृति में बड़े मान होते हैं वो वास्तविकता में बड़े होते हैं, लेकिन अम्लीय प्रकृति में जो छोटे मान होते हैं वास्तविकता में वही बड़े होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो अम्लीय आपको समझ में आ गया, क्षारीय समझ में आ गया। जब अम्लीय प्रकृति रहती तो कौन ज़्यादा रहता कौन कम रहता ये समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें अगर इनके आधार पर इनके और फॉर्मूले की बात की जाए तो एक फॉर्मूला आता है पीएच प्लस का जो पीओएच रहता है ये काहे के बराबर रहता है? 14 के बराबर रहता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। फिर क्या और फॉर्मूले नहीं होते हैं? तो कहेंगे बिल्कुल हाँ होते हैं। कौन सा? एक H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? 10⁻⁻14। अब कभी कभी पीएच वैल्यू निकाल दी जाती है और क्या पूछ लिया जाता है? H पॉजिटिव। तो क्या कहेंगे? H पॉजिटिव बराबर क्या होता है? 10⁻⁻ का पीएच।
तो आई होप आप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ये एक फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करना है, ये है और ये है। इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल वगैरह रहने वाले हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी होगी तो लगभग आपकी 70 से 80% चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो दोबारा से रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो प्रयास ये कीजिए कि 2x में देख लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो रहते हैं इनमें से ही आने हैं। सारी चीज़ें बढ़िया रहने वाली हैं आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऑब्वियसली बात है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। ऑल द वेरी